Hello students, today we will be studying about the process of respiration. रेस्पिरेशन का प्रोसेस बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोसेस है एक लाइफ का। यह लिविंग बनाए रखता है, यानी अगर मुझे ज़िंदा रहना है तो रेस्पिरेशन होना अनिवार्य है। इसकी डेफिनेशन की तरफ चलें तो इट इज़ अ मेटाबॉलिक प्रोसेस which involves breakdown of food to release energy। तो की पॉइंट्स इसमें अपन देखेंगे। पहला मेटाबॉलिक प्रोसेस है, दूसरा फूड का ब्रेकडाउन हो रहा है, तीसरा एनर्जी का प्रोडक्शन हो रहा है। मेटाबॉलिक प्रोसेस या मैं कह सकता हूँ बायोकेमिकल प्रोसेस है। यह एक बायोकेमिकल प्रोसेस है जिसके अंदर ब्रेकडाउन ऑफ फूड यानी जो अपन खाते हैं, दाल चावल चना गेहूँ बाजरा सब, और फूड के अंदर तीन ही एनर्जी गिविंग कंपोनेंट्स हैं। इन तीन एनर्जी गिविंग कंपोनेंट्स में एक है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा है फैट और तीसरा है प्रोटीन। Carbohydrate constitutes of 50 to 60% of an diet, फैट 20% तक और प्रोटीन मिनिमम। कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन एक डाइट में एनर्जी गिविंग कंपोनेंट्स हैं। तो देखिए यही तीन इसी सीक्वेंस में बॉडी के द्वारा याद किए जाते हैं। मतलब अगर बॉडी को एनर्जी चाहिए तो वो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट को बुलाएगी। कार्बोहाइड्रेट नहीं आ पा रहा या फिर कार्बोहाइड्रेट बॉडी में नहीं है तो वो फैट को यूज़ करेगा, और फैट नहीं है तो वो प्रोटीन को यूज़ करेगा। प्रोटीन का यूज़ होना यहाँ पे प्रोटीन का यूज़ होना कहलाता है स्टारवेशन। क्या कहलाता है? स्टारवेशन। जब आप बहुत दिनों से भूखे हो, मान लीजिए आप करीबन आधे महीने से भूखे हो, 15 दिन से भूखे हो, तो वो स्टेज कहलाएगी स्टारवेशन, और इसमें यूज़ होगा प्रोटीन। और इसमें प्रोटीन क्योंकि मसल्स का मेजर कंपोनेंट होता है तो मसल वेस्टिंग दिखाई देगी। क्या दिखाई देगी? मसल वेस्टिंग दिखाई देगी, यानी मसल डिजनरेट करनी शुरू हो जाएगी, उनकी ताकत कम हो जाएगी। तो ये तो था अपना सीक्वेंस, और ये था फैट के अंदर एनर्जी गिविंग कंपोनेंट्स का। भैया एनर्जी क्यों चाहिए इतनी? बोल रहे हैं तो एनर्जी चाहिए, सोच रहे हैं तो एनर्जी चाहिए, आप सुन रहे हैं तो एनर्जी चाहिए, आप याद करेंगे तो एनर्जी चाहिए होगी, अपन सांस ले रहे हैं तो एनर्जी चाहिए, अपना हार्ट बीट कर रहा है, पंप कर रहा है तो उसके लिए एनर्जी चाहिए। यानी एक बंदे को जिंदा कौन रख रही है? एनर्जी। इसीलिए एनर्जी प्रोड्यूस करने वाला क्या हुआ? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस। इसलिए मैंने सबसे पहले तुम्हें कहा था कि एनर्जी गिविंग प्रोसेस है, इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। तो ये इसकी कंप्लीट हुई डेफिनेशन। अब दूसरा देखते हैं अपन, ब्रेकडाउन ऑफ फूड, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। भैया ग्लूकोज क्या है? यहाँ पे तो फूड था, तो फूड में मैंने आपको कहा था सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है, और कार्बोहाइड्रेट का सिंपलेस्ट फॉर्म होता है ग्लूकोज, और ये मोस्ट अबंडेंट होता है। ये एक सेल के अंदर आया, ब्लड था, ब्लड के अंदर ग्लूकोज घूम रहा था, किसी सेल को एनर्जी चाहिए थी तो भैया बोला आ जाओ, तो ग्लूकोज पहुंच चुका है। अब सेल के साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होना शुरू हुआ। तो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन ये तो एक स्टेप में दिखाया गया है, लेकिन करीबन इसमें 10 स्टेप्स होते हैं यहाँ पे। उसमें कई सारी एनर्जी, थोड़ी एनर्जी अपन को देनी पड़ती है, फिर एनर्जी रिलीज होती है, लेकिन नेट प्रोड्यूस होती है यहाँ पे एनर्जी। तो देखिए ये ग्लूकोज का 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है, और ये पाइरुवेट का 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है। तो 3 कार्बन कहाँ गए? तो कितने बनते हैं? एक ग्लूकोज से बनता है 2 पाइरुवेट, एक ग्लूकोज से बनता है 2 पाइरुवेट। तो ये ग्लूकोज का पाइरुवेट में टूटना कहलाता है
ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइको मतलब ग्लूकोज और लाइसिस मतलब टूटना। अब बात आती है ऑक्सीजन की प्रेजेंस और ऑक्सीजन की एब्सेंस। तो यहाँ पे रेस्पिरेशन के टाइप्स, रेस्पिरेशन 2 टाइप का हो गया। पहला टाइप यानी ऑक्सीजन की प्रेजेंस, दूसरा टाइप यानी ऑक्सीजन की एब्सेंस। तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस को कहेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन और एब्सेंस है उसको कहेंगे एनएरोबिक रेस्पिरेशन। ऑक्सीजन की प्रेजेंस यानी एरोबिक रेस्पिरेशन, ऑक्सीजन की एब्सेंस यानी एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन, ऑक्सीजन की प्रेजेंस। The respiration taking place in the presence of oxygen is known as aerobic respiration, and the respiration taken place in absence of oxygen या O2 is known as anaerobic respiration। आगे चलते हैं। तो भैया ये देखिए, यीस्ट, मसल सेल और माइटोकॉन्ड्रिया। तो यीस्ट तो बाहर हो गई और ये हो गई अपनी ह्यूमन बॉडी की बात, ये दोनों अपने ह्यूमन बॉडी की बात हो गई। तो अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस है तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा पायरुवेट, और माइटोकॉन्ड्रिया में जाके एनर्जी प्रोड्यूस कर देगा। ठीक है, सीधा सरल है। कितने कार्बन? 3 कार्बन, लेकिन 6 कार्बन का ग्लूकोज था, तो कितने कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होंगे? 6 कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएंगे। ठीक है, फिर अब लैक ऑफ ऑक्सीजन, मान लो लैक ऑफ ऑक्सीजन की सिचुएशन अपनी बॉडी में कब आ सकती है? जब आप हैवीली एक्सरसाइज कर रहे हो, ड्यूरिंग एक्सरसाइज या ड्यूरिंग ओवर एक्सरसाइज, आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर चुके हो, तब अपनी बॉडी में एडिक्वेट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता। अपनी मसल सेल्स को जितनी एनर्जी चाहिए होती है, जितनी ऑक्सीजन चाहिए होती है, उतनी ऑक्सीजन वहाँ नहीं पहुंच पाती, इसलिए एनर्जी प्रोड्यूस करी जाती है एनारोबिक रेस्पिरेशन के द्वारा, और उसके अंदर बनता है लैक्टिक एसिड। और लैक्टिक एसिड बन गया तो वो जमा हो जाता है, और जमा होके कॉज करता है पेन। तो आप देखते होंगे बहुत दिनों बाद खेले, बहुत ज़्यादा खेल लिए तो एकदम से पेन होने लग जाता है। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं अपन, ये तो बात हो गई ह्यूमन की। अब ये यीस्ट का क्या लफड़ा है? यीस्ट में एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में प्रोड्यूस होता है इथेनॉल, और इथेनॉल बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? कि भैया ये बनवा देता है बियर, विस्की, रम और स्पिरिट। बियर, विस्की, रम, स्पिरिट एक्सेट्रा, इन सब में अल्कोहल होता है। और ये अल्कोहल बनता कहाँ से है? यीस्ट बना देता है एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में तोड़ने पर। तो भैया इसको इंडस्ट्रीज़ में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है अल्कोहल बनाने के लिए। इस प्रोसेस को बोल दिया जाता है फर्मेंटेशन। इस प्रोसेस को बोल दिया जाता है फर्मेंटेशन। क्या कहते हैं इस प्रोसेस को? फर्मेंटेशन। तो देखो अपन ने 3 पढ़ी। क्या पढ़ा? कि भैया ऑक्सीजन अगर प्रेजेंट है तो क्या हो गया? एनर्जी बन गई माइटोकॉन्ड्रिया में। कितनी एनर्जी बनी ये देखेंगे अपन बाद में, हायर क्लासेस में और डिटेल में पढ़ेंगे। और कितने कार्बन डाइऑक्साइड बने? 6 कार्बन डाइऑक्साइड बन गए। फिर अगर ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रही, जैसे कि मसल सेल्स में, तो क्या बन जाएगा? लैक्टिक एसिड बन जाएगा। और लैक्टिक एसिड अगर जमा हो जाता है तो क्या होता है? पेन हो जाता है। और अगर ऑक्सीजन एब्सेंट है यीस्ट सेल में तो क्या बन जाएगा? अल्कोहल बन जाएगा। और अल्कोहल इंडस्ट्रीज़ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडस्ट्रियल यूज़ होता है इस प्रोसेस का, और इस प्रोसेस को बोलते हैं फर्मेंटेशन। ये बियर, विस्की, रम और स्पिरिट इत्यादि में यूज़ किया जाता है। तो वापस थ्योरी पे आते हैं। द ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट इनटू इथेनॉल and carbon dioxide in the absence of oxygen is known as fermentation। अब absence of oxygen यानी anaerobic respiration,
The breakdown of pyruvate into ethanol and carbon dioxide in absence of oxygen is known as fermentation. यही था पहला स्टेप, यही था ना, और ये अल्कोहल यूज हो जाएगा फिर. As this process occurs in absence of oxygen, it is known as anaerobic respiration. When the pyruvate is broken down in carbon dioxide and water in presence of oxygen, it is known as aerobic respiration. ये आपको पहले ही बता दिया था कि भैया अगर पायरुवेट का ब्रेकडाउन हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में और एनर्जी रिलीज हो रही है तो ये हुआ एरोबिक रेस्पिरेशन. ये आ गया अपना दूसरा पॉइंट. और एनर्जी रिलीज हो रही है एटीपी के सिंथेसिस में, और एटीपी करेंसी है एनर्जी की. वह क्या है एटीपी? एटीपी है करेंसी ऑफ एनर्जी. जैसे भारत का रुपया, जैसे यूएस का डॉलर, वैसे ही एनर्जी का एटीपी. कंपेयर्ड टू एनिमल्स, प्लांट यूज स्टोमेटा टू एक्सचेंज कार्बन डाइऑक्साइड. अब कार्बन डाइऑक्साइड के एक्सचेंज के लिए और ऑक्सीजन के एक्सचेंज के लिए प्लांट्स में स्टोमेटा होते हैं. स्टोमेटा अपैरेटस होता है. दिस एक्सचेंज अकर्स थ्रू डिफ्यूजन. अब एनिमल्स में ये एक्सचेंज डिफ्यूजन से होता है, मतलब एक सेल के अंदर एनर्जी, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का चेंज डिफ्यूजन से होता है. नाउ वी विल स्टडी अबाउट रेस्पिरेटरी सिस्टम or respiration in human beings. Human respiratory system consists of nostrils, nasal cavity, pharynx, trachea, bronchi, bronchioles, and then lungs. And in lungs, alveoli are present, where exchange of gases such as oxygen and carbon dioxide takes place. Human respiratory system में शुरुआत होती है नॉस्ट्रिल से. नाउ लेट सी. सबसे पहले एयर एंटर करेगी नेज़ल पैसेज के थ्रू. नेज़ल पैसेज से जाएगी नेज़ल कैविटी में. ये है नेज़ल कैविटी. नेज़ल कैविटी के बाद जाएगी फेरिंग्स में. फेरिंग्स के बाद जाएगी लैरिंग्स में. अब एयर आ चुकी है ट्रैकिया में. ट्रैकिया को मैं और बोलूँगा विंड पाइप. ट्रैकिया इज ऑल्सो कॉल्ड एज विंड पाइप. विंड पाइप के बाद विंड पाइप डिवाइड होता है लेफ्ट लंग में और राइट लंग में जाने के लिए ब्रोंकस में. मतलब जो राइट लंग में जाएगा वो होगा राइट ब्रोंकस, और लेफ्ट लंग में जो जाएगा वो होगा लेफ्ट ब्रोंकस. अब ये जो ब्रोंकस है वो डिवाइड होगा ब्रोंक्यूल्स में. ये ब्रोंक्यूल्स आगे जाएंगे टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स में. अब ये टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स आगे छोटी छोटी एल्वियोलर डक्ट्स में खुलेंगे. एल्वियोलर डक्ट्स में खुलेंगे. और अब ये एल्वियोलर डक्ट्स लास्ट में सैक लाइक स्ट्रक्चर्स बनाएगी जिसको अपन कहेंगे एल्वियोलाई. और एल्वियोलाई ये होती है जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस अकर करता है. ये एल्वियोलाई होती है जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस अकर करता है. इसीलिए फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग भी एल्वियोलाई को ही कहा जाता है. इसीलिए फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग भी एल्वियोलाई को ही कहा जाता है. तो सबसे पहले आया नेज़ल पैसेज. नेज़ल पैसेज के बाद नेज़ल कैविटी. नेज़ल कैविटी के बाद ट्रैकिया. ट्रैकिया के बाद ब्रोंकस. ब्रोंकस के बाद ब्रोंक्यूल. ब्रोंक्यूल के बाद टर्मिनल ब्रोंक्यूल, एल्वियोलर डक्ट और एल्वियोलाई. एल्वियोलाई में हुआ एक्सचेंज ऑफ गैसेस. अंडरस्टूड. यहाँ पे अपन देखेंगे कंडक्टिंग एयरवेज को. कंडक्टिंग एयरवेज दो टाइप में डिवाइडेड है. कंडक्टिंग एयरवेज या एसिनार एयरवेज या रेस्पिरेटरी एयरवेज भी बोल सकते हैं इसको. रेस्पिरेटरी एयरवेज. अब जो कंडक्टिंग एयरवेज है वो कवर्ड रहता है रिंग ऑफ कार्टिलेज से. रेस्पिरेटरी एयरवेज कवर्ड रहता है रिंग ऑफ कार्टिलेज से. और रेस्पिरेटरी एयरवेज हुई ट्रैकिया से ब्रोंकाई, ब्रोंकाई से ब्रोंक्यूल, ब्रोंक्यूल से टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स. ये टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक रिंग ऑफ कार्टिलेज से कवर्ड रहता है. और रिंग ऑफ कार्टिलेज का काम होता है प्रोटेक्शन फ्रॉम कोलैप्सिंग. रिंग ऑफ कार्टिलेज का काम होता है प्रोटेक्शन फ्रॉम कोलैप्सिंग. फिर टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स आगे रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स में.
रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स आगे एल्वियोलर डक्ट्स में, एल्वियोलर डक्ट्स आगे एल्वियोलर सैक में। और एल्वियोलर सैक वही जगह है जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। एल्वियोलाई क्या होता है? ये एक सैक होता है या बलून होता है जो प्रेजेंट होता है एट द एंड ऑफ रेस्पिरेटरी ट्री के। एट द एंड ऑफ रेस्पिरेटरी ट्री के प्रेजेंट होता है एल्वियोलाई। और एल्वियोलाई में क्या होता है, जैसे मैंने बताया था, एक्सचेंज ऑफ गैसेस यहीं होता है। कैसे? ये आया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, या फिर मैं इसको कह दूं CO2 रिच ब्लड। ठीक है, इसमें CO2 बहुत ज़्यादा है। अब ये CO2 यहाँ से एल्वियोलाई में जाएगी और O2 एल्वियोलाई से ब्लड में जाएगी और इसको बनाएगी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड आगे जाएगा हार्ट पे। तो देखिए, ऑक्सीजन आई बाहर से और एल्वियोलाई में आई, और कार्बन डाइऑक्साइड जो कि ब्लड से गई बाहर की तरफ। ये होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेकिंग प्लेस एट द लेवल ऑफ एल्वियोलाई। एक बार पैसेज ऑफ एयर अपन वापस देखेंगे। सबसे पहले जो मैंने एयर इनहेल की है वो ऑक्सीजन रिच है और वो नेज़ल पैसेज के थ्रू नेज़ल कैविटी में गई है, उसके बाद फेरिंग्स में जाएगी, उसके बाद ट्रैकिया में जाएगी। ट्रैकिया को अपन ने एक और नाम से जाना, विंड पाइप। और यहाँ से शुरू होता है कंडक्टिंग एयरवेज। ट्रैकिया से शुरू होता है कंडक्टिंग एयरवेज और कंडक्टिंग एयरवेज ख़त्म होता है टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स पे। फिर ट्रैकिया के बाद आता है ब्रोंकस। ब्रोंकस में दो, लेफ्ट ब्रोंकस और राइट ब्रोंकस। लेफ्ट लंग में जाने वाला है लेफ्ट ब्रोंकस, राइट लंग में जाने वाला है राइट ब्रोंकस। फिर ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड होगा ब्रोंकस। फिर ब्रोंक्यूल्स और एल्वियोलाई के बीच टर्मिनल ब्रोंक्यूल, और टर्मिनल ब्रोंक्यूल पे ख़त्म हो रहा था कंडक्टिंग एयरवेज। और अब स्टार्ट होगा रेस्पिरेटरी एयरवेज। कंडक्टिंग एयरवेज के बाद स्टार्ट होगा रेस्पिरेटरी एयरवेज। रेस्पिरेटरी एयरवेज में क्या क्या आते हैं अपने पास? रेस्पिरेटरी एयरवेज में है अपने पास रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, एल्वियोलर डक्ट और फिर लास्ट में एल्वियोलाई। यहाँ पे अपने हो रहा है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। लेकिन एल्वियोलाई को अपन ने क्या कहा था? फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग। रिमेंबर, एल्वियोलाई क्या है? फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग। और मैंने ये भी आपको कहा था कि जो कंडक्टिंग एयरवेज है वो प्रोटेक्टेड होते हैं रिंग ऑफ कार्टिलेज के द्वारा। रिंग ऑफ कार्टिलेज के द्वारा। फिर जो ब्रोंक्यूल्स है, फिर जो एयर है जो कि अब CO2 रिच हो चुकी है, वो ब्रोंक्यूल से ब्रोंकस में, ब्रोंकस से ट्रैकिया में, ट्रैकिया से फेरिंग्स में, फेरिंग्स से नेज़ल कैविटी, नेज़ल कैविटी से नेज़ल पैसेज से पास होके बाहर की तरफ एनवायरनमेंट में एक्सहेल कर दी जाएगी। ये था पूरा का पूरा पैसेज। अब ह्यूमंस हैव अ रेस्पिरेटरी पिगमेंट। भैया ठीक है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, हीमोग्लोबिन है, लेकिन है कहाँ? है रेड ब्लड सेल्स में। रेड ब्लड सेल्स रेड क्यों हैं? इस पिगमेंट के कारण। रेड ब्लड सेल्स ऐसी ब्लड सेल्स जो कि रेड हैं, और वो रेड क्यों हैं? इस पिगमेंट के कारण। अब ये जो हीमोग्लोबिन है, ये पिगमेंट है, ये ऑक्सीजन को कैरी करता है। इसका फंक्शन होता है टू कैरी ऑक्सीजन टू डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी एंड रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी। हीमोग्लोबिन का फंक्शन है ऑक्सीजन को कैरी करना डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी तक और कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करके रिमूव करना बॉडी से। कंपेयर टू ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर सॉल्युबल इन वाटर, सो इट इज़ यूजुअली ट्रांसपोर्टेड इन डिसॉल्व्ड फॉर्म। यानी कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड में ज़्यादा सॉल्युबल कार्बन डाइऑक्साइड होती है, इसलिए ये डायरेक्ट ब्लड से ट्रांसपोर्ट कर दी जाती है। लेकिन ऑक्सीजन
ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना के ट्रांसपोर्ट की जाती है, यानी कि हीमोग्लोबिन का मेजॉरिटी ऑफ पार्ट ऑक्सीजन से जुड़ता है बजाय कि कार्बन डाइऑक्साइड के थ्रू. So here we have come to an end to the respiration and respiratory system. Thank you.